जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विक्रम, योर अकाउंटेंसी टीचर। एंड जैसे कि आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है, तो आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द कॉमर्स स्ट्रीम। और आज हमारी कॉमर्स की अकाउंटेंसी की ये पहली क्लास रहेगी। पहली क्लास में हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम डीके गोयल सर की बुक से। और चैप्टर का नाम रहेगा हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। राइट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हमारा ये टॉपिक रहेगा। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जिनके बारे में आपको सीखना है। तो मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो चीजें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो पॉइंट्स मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। यानी इस चैप्टर को पढ़ने सीखने के बाद, समझने के बाद जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे हमारे, वो क्या रहेंगे। इस चैप्टर को सीखने के बाद हम किन किन चीजों के बारे में यहाँ पर बेसिकली सीखेंगे, वो लर्निंग आउटकम्स मैं यहाँ लिखने वाला हूं। तो सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम रहेगा, दैट इज रिगार्डिंग टू नीड ऑफ अकाउंटिंग। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत आपको क्यों पड़ी। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत आपको क्यों पड़ी। सेकंड, हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, राइट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे। थर्ड वन पॉइंट हमारा रहेगा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कहें इसको फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स भी आप इन्हें क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड फोर्थ वन हमारा इसमें जो लर्निंग आउटकम रहेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा, दैट इज रिगार्डिंग टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसमें याद समझेंगे, सीखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन द थ्री बेसिक टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स हैं वो, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। यहां लिख देता हूं नीचे, एंड अकाउंटेंसी। इसके बारे में हम जो है मीनिंग भी देखेंगे और इनके बीच में डिफरेंस भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, दैट इज रिगार्डिंग टू ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, उनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा, दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग जो है ना इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन करके सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा, दैट इज रिगार्डिंग टू यूजर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, उसके उन इंफॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं, कौन कौन से जो है ना यूजर्स, हम यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट यूजर्स का मतलब है स्टेक होल्डर्स, जो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडवांटेजेस से रिलेटेड। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं,
इनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ हमारा जो आखिरी पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उनकी क्वालिटेटिव फीचर्स क्या है। देखिए क्वालिटेटिव फीचर्स और फीचर्स में अंतर है, तो इनको अच्छे से समझेंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट रोल ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो दीज आर द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। इस यूनिट को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो पॉइंट आप लोगों को समझ में आएंगे, जो पॉइंट आप लोगों ने समझने हैं, वो पॉइंट क्या है आपके, वो पॉइंट्स हैं आपके ये सब, जैसे नीड ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फीचर ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस, branches of accounting as a source of information, users of source of accounting information, advantages, limitations, qualitative features of accounting information and role of accounting। ये सारे पॉइंट हम वन बाय वन करके इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इनके पढ़ने से स्टार्ट करने के लिए हम साथ साथ बात कर लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग जो है वो हमारे यहाँ किस तरीके से आई है ना, कैसे ये यहाँ पर इन्वॉल्व हुई, या कौन इसके फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, तो हम सबसे पहले जो नाम रखते हैं माइंड में वो है हमारा लुका, PUICIOLI, पिशोली, राइट, लुका पिशोली, जिन्होंने अकाउंटिंग को इंडिया के अंदर एक प्रकार से इजाद किया, यानी वो अकाउंटिंग सिस्टम को इंडिया में लेकर आए। हालांकि इससे पहले भी हम अकाउंटिंग करते रहे हैं, लेकिन वो जो अकाउंटिंग हम करते रहे हैं वो अकाउंटिंग बेसिकली कैसी रही हमारी, कि हमने कागजों में लिख लिया, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एक ट्रांजेक्शन दो जगह जो है अफेक्ट डाले, ऐसा हम नहीं करते थे। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद जो इन्होंने सिस्टम इंप्लीमेंट किया, वो सिस्टम का नाम रखा हमने डबल एंट्री सिस्टम, राइट, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम को इन्होंने इंप्लीमेंट किया इंडिया के अंदर, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम आज तक जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों हुई। देखिए अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है आपको, अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो बड़ा सिंपल सा सीधा सा आंसर है कि जो डाटा है हमारा, जो बिजनेस है, वो बिजनेस कोई छोटे लेवल का बिजनेस नहीं है, या छोटा बिजनेस है भी तो कोई बात नहीं, वहां ट्रांजैक्शंस कम नहीं होती, ट्रांजैक्शंस एक लार्ज स्केल पर होती हैं। और लार्ज स्केल पर जो ट्रांजैक्शन होती है उनको बिजनेसमैन के द्वारा याद रख पाना बहुत मुश्किल है, उनको कहीं स्टोर कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ईयर टू ईयर इनकी अकाउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी, इन डाटाज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि एट द एंड ऑफ ईच ईयर जो बिजनेसमैन होते हैं दे कैन नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर के दौरान उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या उनके पास टोटल कितनी कैपिटल है, या टोटल उनके पास कितनी एसेट्स हैं, या ईयर एंड में उनकी लायबिलिटीज कितनी है, या टोटल डेटर्स कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर सीखा, इन सब के बारे में हमें जानना था, इसलिए हमने नीड फॉर अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट रही। होप सो कि नीड फॉर अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है हमें, ये आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि डाटाज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में है, बड़ी क्वांटिटी में है। उस डाटा को आप इजिली जो है ना याद नहीं रख पाते, और उसके आधार पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप नहीं निकाल पाते। तो उन इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए हमें अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसमें कि हम डाटाज को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, समराइज्ड करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिनसे हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। और उन इंफॉर्मेशन को डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट वे में प्रयोग करता है, यूटिलाइज करता है, ताकि उनसे और अधिक जानकारी एक एनालिटिकल वे में वो ले सके। सो बाय कीपिंग ए कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग्स, द बिजनेसमैन
know how much they have been gained or how much they have been lost, and how much total assets they have, capital they have, or they how much their liabilities are there, या total debtors, total creditors, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम इजीली यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। इसलिए हमने अकाउंटिंग को एज ए जरूरत के हिसाब से डेवलप किया और जरूरत के हिसाब से इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो अकाउंटिंग के मीनिंग पर चलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या रखेंगे, अकाउंटिंग का मीनिंग। ऑप्शन नीड ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ गई। नीड ऑफ अकाउंटिंग में मैं फिर भी दो चार बातें लिख देता हूं, जैसे कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों रिक्वायर्ड रही, नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों रिक्वायर्ड रही। सो डाटाज को, जो लार्ज डाटा होता है, डाटा को सिस्टेमेटिक 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 वे में रिकॉर्ड कर सकें ताकि उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस ली जा सके, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस निकाली जा सके, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस में यदि हम बात करें तो कौन सी इंफॉर्मेशंस, लाइक टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल एसेट्स कितनी है, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज कितनी है फर्म की, ठीक है, या फर्म ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, या फर्म को लॉस कितना हुआ, या फर्म के टोटल डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं। इन सब की जानकारी एक बिजनेसमैन को केवल और केवल कब हो सकती है, जब वो अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करे, राइट, अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और हो सकता है वो एग्जांपल आपको और क्लियर कर दे कि व्हाई वी आर यूजिंग द अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, मैंने बहुत बारी एग्जांपल डिस्कस किया है लोगों के साथ, और मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। सपोज करिए ये कोई ढेरी रखी है आपके पास, राइट, ढेरी है, आप इसको ढेरी बोल सकते हैं। ढेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस कॉइन्स, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ वेरियस कॉइन्स है आपके पास। और जो ये कलेक्शन ऑफ वेरियस कॉइन्स हैं, इसमें कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 10 रुपए के हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टोटल ये कितने रुपए हैं, तो आप मुझे बताइए कैसे बताएंगे। तो नॉर्मली हम इसके दो तरीके ऑप्ट कर सकते हैं बताने के। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं एक एक सिक्का उठाऊं और उसको प्लस करता चलूं, एक सिक्का उठाया प्लस दूसरा सिक्का प्लस तीसरा सिक्का प्लस चौथा सिक्का प्लस पांचवा सिक्का, और इस तरीके से मैं सबसे आखिरी सिक्के पर पहुंच जाऊं और मैं सबका टोटल करके देखूं तो मेरे पास एक अमाउंट निकल कर आए, सपोज 25,000, ये अमाउंट मेरे पास निकल कर आई। ठीक है, एक तो तरीका है ये। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं 1 रुपए के कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 1 रुपए के, उनकी कैलकुलेशन करके देख लूं। 2 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, उनकी कैलकुलेशन कर लूं। 5 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं और 10 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, इनकी मैं कैलकुलेशन कर लूं। तो ये जो कैलकुलेशन करूंगा तो उसके बाद मुझे आसानी से ये पता लग जाएगा कि 1 रुपए के टोटल इतने रुपए हैं, 2 रुपए के टोटल इतने रुपए हैं, 3 रुपए के टोटल इतने रुपए हैं और 4 रुपए के टोटल इतने रुपए हैं। और बाद में जब मैं उनका टोटल करूंगा तो आई विल गेट द सेम अमाउंट ₹2500। सो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में क्या अंतर है, अगर इन प्रोसेस में मैं डिफरेंस समझूं, अंतर क्लियर करूं, तो ये थोड़ा सा अनसिस्टेमेटिक वे लगता है ना, एक एक सिक्का उठाया, जोड़ा, रखा। और ये एक थोड़ा सा सिस्टेमेटिक वे में प्रोसेस काउंट किया जाता है कि भाई मैंने सबसे पहले देखा कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं, 5 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। फिर उनके नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने काउंट किए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करा के टोटल अमाउंट निकाला जो कि 2500 रुपए बना। तो ये एक मैंने सिस्टम अडॉप्ट किया, एक सिस्टम के तहत मैंने काम किया। तो ये सिस्टम जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग को यूज करता है ताकि उसको ये सारी जानकारी सिस्टमेटिक वे में मिल सके। अब यहाँ पर जो टर्म्स हमने यूज किए हैं, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉस, डेटर, क्रेडिटर, डोंट बी अफ्रेड, इन सारी टर्म्स के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए चलते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पर, कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। राइट, हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग।
कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, राइट। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग के मीनिंग को समझने के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है, कुछ 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर वो 7 पॉइंट आपको अच्छे तरीके समझ में आ गए तो समझिए कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपका क्लियर है। तो आप सिंपली अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, इट इज एन आर्ट, राइट। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने का एक आर्ट है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस with due measurement, और with measuring, यानी इनको हम मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन का। देन वी विल डू द क्लासिफिकेशन। उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, या क्लासिफाइंग आप लिख लें, हम उनको क्लासिफाइंग करके चलते हैं। क्लासिफाइंग, इन सब के मीनिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप एक बार इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज एन आर्ट in which we are identifying the various transaction, we are measuring those transaction, and after that we are recording those transaction and classifying those transaction. classifying करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, we are doing the summarization, हम उनकी समरी तैयार करते हैं, समरी बनाते हैं। समरी इन द फॉर्म ऑफ कि हम पार्टिकुलरली एक जैसे नेचर के अकाउंट को एक जगह पर इकट्ठा करके चलते हैं इन सच अ सिग्निफिकेंट मैनर, इस प्रकार से कि हमें ये पता लग सके कि पार्टिकुलर हेड में कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। लाइक बिल्डिंग अकाउंट यदि मैं बना लेता हूं, बिल्डिंग अकाउंट की मैं समरी तैयार करता हूं, तो मुझे ये आसानी से पता लग सके कि बिल्डिंग में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी हुई है। तो ये क्या करता है, समराइजेशन करता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स, सॉरी हम क्या कहेंगे इसको, फाइनल अकाउंट्स, यस, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन्हें बोलते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करके चलते हैं। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। और सबसे आखिरी में हम लोग करते हैं बेसिकली क्या, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। जो ये रिजल्ट्स होते हैं, उन रिजल्ट्स को हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको इनकी जरूरत होती है। सो दीज आर द 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सातों स्टेप, सातों पॉइंट मिलकर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं। इन जनरल यदि मैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, तो हम अकाउंटिंग को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, हम अकाउंटिंग को कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज बेसिकली ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in the terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof, right। ये एक प्रकार का क्या है, आर्ट है, जिसमें ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाइड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं और समराइज करते हैं। किस तरीके से, एक सिग्निफिकेंट मैनर से कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो और उनसे जो रिजल्ट निकले वो रिजल्ट हम क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। दैट इज टू बी नोन एज अकाउंटिंग। और ये जो है अकाउंटिंग और भी अलग अलग वे में डिफाइन की जा सकती है, जैसे कि नियरली हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस जो कि अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि इट इज अ मींस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। जो भी बिजनेस की जानकारी होती है उनको इकट्ठा करना, उनको समराइज करना, उनको एनालाइज करना और उनको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट करना, राइट। दैट इज टू बी नोन एज अकाउंटिंग। उसे भी हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। सो दिस इज योर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, राइट। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चल सकूं।
ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा दैट इज रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने के बाद फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की फीचर्स क्या क्या होती हैं, इन फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इतने में बोर्ड को रब कर देता हूं, एक बार मैं फिर साइड हो जाता हूं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, मैं इधर वाला पोर्शन रब करूंगा, इसी इधर वाले पोर्शन में ही मैं डिस्कशन करके चलूंगा। मैंने कपड़े को थोड़ा सा गीला इसलिए किया है ताकि बोर्ड साफ सुथरा हो सके और चीजें साफ तरीके से लिखी जा सके। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मैं यहां लिख देता हूं, टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग क्या रहेगी हमारी, दैट विल बी अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। राइट, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट फीचर रहेगी अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हम अकाउंटिंग को आर्ट भी मानते हैं और साइंस भी मानते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग। व्हाई इट इज सो, देखिए अकाउंटिंग के अंदर जितने भी डाटाज होते हैं, जितना भी ट्रांजेक्शंस होती हैं, इवेंट्स होती हैं, दे आर नॉट लेस इन नंबर, बहुत बड़ी मात्रा, मैसिव अमाउंट होती है। और मैसिव अमाउंट जो होती है उसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली जो भी कोई व्यक्ति, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं भी है, वो इसको आसानी से समझ सके, तो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आर्ट। और इसको साइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में सम सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके आधार पर हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके चलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन साइंस, इसलिए हम इसको साइंस के नाम से जानते हैं। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, सेकंड पॉइंट है हमारा फीचर ऑफ अकाउंटिंग का, इसके बाद दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। हम इसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अभी इस पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा अपने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से। राइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से मैं रिलेट करता हूं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि सभी पॉइंट्स का मैं वन बाय वन मीनिंग आपको समझाते हुए चलूंगा। देखिए, ट्रांजैक्शंस को जब आप आइडेंटिफाइड करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया, गुड्स उधार में बेच दी, गुड्स नगद में बेच दी, या पार्टिकुलरली स्ट्राइक हो गया बिजनेस के अंदर, या बिजनेसमैन ने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकआउट कर दिया, या जो है दो मैनेजर आपस में लड़ पड़े। ये इस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं बिजनेस में। और ये जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो उनमें से हमें उन ट्रांजैक्शंस को निकालना होता है जो बेसिकली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं। किसकी होती हैं? फाइनेंशियल कैरेक्टर की। क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है कि वी कैन रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर ओनली। कौन सी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं। विदाउट फाइनेंशियल कैरेक्टर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चाहे उनका बिजनेस पर कैसा भी इंपैक्ट क्यों ना पड़े। हम केवल और केवल उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस से डायरेक्टली फाइनेंशियल नेचर की होती है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करके चलती है। राइट, होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, तो हम यहाँ किस प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे बिल्डिंग हमने परचेज कर ली, मशीन हमने परचेज कर ली, फर्नीचर हमने खरीद लिया, गुड्स खरीद ली, और इनको सबको एक मॉनेटरी वैल्यू में प्रेजेंट कर दिया, तो हम इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करके चलते हैं।
ये दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई, क्वाल बिटवीन द मैनेजर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ एन सेल्स गर्ल, लाइक इस तरीके की बातें हम यहाँ पर, इस तरीके की ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। रिकॉर्डिंग क्या करना है हमने, रिकॉर्डिंग करना है ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। ध्यान रखिएगा, अगर मॉनेटरी टर्म में आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। सो ट्रांजैक्शन शुड बी प्रेजेंटेड और शुड बी रिकॉर्डेड इन ओनली द मॉनेटरी टर्म्स। अगर ईच ट्रांजैक्शन जो है, अगर उसको आप इजिली मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे, देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड इट, अदरवाइज यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। फॉर एग्जांपल, यदि मैं कहूं कि 200 चेयर 10 टेबल, तो इनकी वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि 200 चेयर और 10 टेबल। 200 चेयर कितने रुपए की हैं, 10 टेबल कितने रुपए की हैं, उनको हम बिजनेस में बेसिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। होप सो आपकी बात समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफाइंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट था रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हमने रिकॉर्डिंग वाले पॉइंट के साथ अटैच किया कि भाई रिकॉर्डिंग तब करेंगे जब उनको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट कर चुके होंगे। अगर मॉनेटरी टर्म में आपने प्रेजेंट नहीं किया होगा या मॉनेटरी टर्म में आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है पार्टिकुलरली क्लास, एक क्लास वाइज उनको सेग्रीगेट करना, क्लास वाइज उनको जो है ना बांटना। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग हम कैसे करते हैं, सो आफ्टर रिकॉर्डिंग, जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है ये तो बताना ही भूल गया मैं, कोई बात नहीं, आप अब नोट करेंगे। जो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, दीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन अ बुक दैट इज टू बी नोन एज जर्नल बुक। कहां पर रिकॉर्ड करते हैं इनको आप, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। जर्नल बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिकॉर्डिंग ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो उसे आप क्या बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं। अब जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना होता है कि उनको क्लासिफाइड करना होता है। अब जर्नल बुक में तो होता क्या है, सारी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, कैश की, नगद की, उधार की, बिल्डिंग की, मशीनरी की, स्टॉक की, फर्नीचर की, एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, सारी ट्रांजैक्शन हम एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन उनमें टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं, बिल्डिंग पर क्या इंपैक्ट है, फर्नीचर कितने का है, डेटर कितने के हैं, क्रेडिटर कितने, इन सब को जानने के लिए पार्टिकुलरली हम उनको क्या करते हैं, हेड वाइज अलग अलग करते हैं। लाइक बिल्डिंग का एक अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, मशीन का एक अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, फर्नीचर का एक अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, ताकि हमें उनके बारे में जानकारी मिल सके, राइट। तो ये हम सब किसमें इंक्लूड करते हैं, क्लासिफाइंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, और क्लासिफाइंग बेसिकली हम करते किसमें है, वी आर डूइंग द क्लासिफाइंग इनटू पार्टिकुलरली अ सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट, दैट बुक ऑफ अकाउंट इज टू बी नोन एज लेजर। लेजर बुक के नाम से उसको हम जानते हैं, वो बुक ऑफ अकाउंट क्या कहलाती है, लेजर बुक कहलाती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको समराइज करते हैं, राइट, समराइज करते हैं, समरी तैयार करते हैं। और समरी जो तैयार की जाती है दैट इज पार्टिकुलरली टू बी प्रिपेयर फॉर ट्रायल बैलेंस। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो लेजर अकाउंट्स होते हैं, जो सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं, उनके कुछ बैलेंस निकल कर आते हैं। वो बैलेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट। इन सारे टर्म्स के बारे में चिंता मत करिए, डिटेल से पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी आप एक बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट को थोड़ा सा ग्रैब करने की कोशिश करें। कल की जो क्लास होगी पहले मेरी यही होगी कि व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर टू बी यूटिलाइज्ड इन द अकाउंटिंग। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फर्दर ऑन कंटिन्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो समराइजेशन किसमें होता है, ट्रायल बैलेंस में। एक स्टेटमेंट होती है, इट इज ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच रिकॉर्डेड all the debit and credit balances which are extracted from this ledger account, जिस लेजर अकाउंट से निकाले गए हैं। तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है समराइजेशन के बाद, वो होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये एंड प्रोडक्ट होती हैं। क्या होती हैं ये? एंड प्रोडक्ट होती हैं किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो इनके बाद हम कोई और स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करते। इनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनसे हम बेसिकली चार चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं: लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। राइट, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, दैट इज analyzing the financial statements, and last one, communicating the results to different users, right? different users, इनको हम ये इंफॉर्मेशंस क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। तो एनालाइजिंग का मतलब होता है कि भाई जैसे रेशोज एनालाइज कर लिए कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, या सेल्स कितनी हुई, ग्रोस प्रॉफिट कितने हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हुए, या डाटा टर्नओवर रेशो कैसा। ये सारी टर्म्स हमारी 12th में पढ़ी जाएंगी, लेकिन फिलहाल ये कुछ टूल्स हैं जैसे कि रेशो एनालिसिस का हम यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स हम उन लोगों को कम्युनिकेट करते हैं जो इसके यूजर्स होते हैं, और उन यूजर्स को बेसिकली दो पार्ट में हम यहाँ डिवाइड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। राइट, सो दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा।